आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे दिन की, एक ऐसे पल की जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है 2001 में हुए भारतीय संसद पर हमले की। और जरा सोचिए, क्या होता है जब आतंक किसी लोकतंत्र के दिल पर, उसके सबसे बड़े प्रतीक पर ही हमला कर दे। ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं था, नहीं, ये उस आइडिया पर हमला था जिस पर हमारा पूरा देश बना है। तारीख याद रखिए, 13 दिसंबर 2001। जगह नई दिल्ली, भारतीय संसद। संसद का विंटर सेशन चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है, पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन की सुबह में और मिनट दर मिनट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, ये पूरा हमला कैसे हुआ। सुबह के करीब 11:40 हुए थे जब एक सफ़ेद एम्बेसडर कार गेट नंबर 1 से तेजी से अंदर आती है। अब देखिए, इस कार पर होम मिनिस्ट्री का एक फेक स्टिकर लगा था, ऊपर लाल बत्ती भी थी। तो जाहिर है पहली नज़र में किसी को शक नहीं हुआ और इसने आसानी से पहला सिक्योरिटी चेक पार कर लिया। और इसी कार के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी छिपे बैठे थे। देखिए, इन आतंकवादियों का प्लान तो बड़ा सोचा समझा था। उनका असल प्लान था गेट नंबर 1 पर कार को उड़ा देना, एक कार बॉम्ब ब्लास्ट, ताकि सबका ध्यान भटक जाए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत कुछ और ही चाहती है। एक गलत मोड़, बस एक गलत टर्न, और उनकी गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति के काफिले से जा टकराई। और इस एक टक्कर ने उनके सबसे बड़े हथियार, उस कार बॉम्ब को पूरी तरह बेकार कर दिया। बॉम्ब का तार ही टूट गया। अब जब उनका मेन प्लान, वो कार बम वाला प्लान, फेल हो गया, तो आतंकवादियों ने तुरंत अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। वो पांचों गाड़ी से बाहर कूदे और अपनी AK-47 से बस अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। बस कुछ ही सेकंड्स में संसद का पूरा कॉम्प्लेक्स एक वॉर जोन जैसा बन गया। एक तरफ जहां आतंक था, वहीं दूसरी तरफ थी हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी। तो अब बात करते हैं उन हीरोज की, उन असली नायकों की जो उस दिन दीवार बनकर खड़े हो गए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि बहादुरी क्या होती है। CRPF के कांस्टेबल कमलेश कुमारी, सोचिए, सबसे पहले उन्होंने ही खतरे को भांपा और अलार्म बजाया। उन्हें 11 गोलियां लगी, पर इसके बावजूद वो अपनी आखिरी सांस तक वायरलेस पर आतंकवादियों की मूवमेंट बताती रहीं। और फिर थे कांस्टेबल संतोष कुमार। ये उनकी पहली पोस्टिंग थी, पहली, और उन्होंने अकेले 5 में से 3 हमलावरों को मार गिराया। ये असाधारण वीरता नहीं तो और क्या है। इस पूरे हमले में भारत के लोकतंत्र के दिल को बचाते हुए कुल 9 बहादुर लोगों ने अपनी जान दे दी। इनमें सुरक्षाकर्मी थे और एक माली भी। उनकी ये शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो जब गोलियों की आवाज़ थमी और धुआं छटा, तब शुरू हुई एक बहुत ही मुश्किल और उलझी हुई जांच। अब देखिए, जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि 5 हमलावर तो मारे गए, तो अब असली मास्टरमाइंड्स को कैसे ढूंढे? कौन था इनके पीछे? इस पूरी साजिश की जड़ें आखिर कहाँ तक फैली थीं? और इसका जवाब मिला एक बिल्कुल अनपेक्षित जगह से। दिल्ली के एक कार डीलर थे हरपाल सिंह। वो टीवी पर हमले की लाइव न्यूज़ देख रहे थे और तभी उनकी नज़र उस सफ़ेद एम्बेसडर कार पर पड़ी। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। और ये कार तो उन्होंने ही कुछ दिन पहले बेची थी। बस उन्होंने फौरन पुलिस को फ़ोन मिलाया। सोचिए, एक आम नागरिक की इस एक फ़ोन कॉल ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। हरपाल सिंह ने जो सेल डॉक्यूमेंट्स दिए और आतंकवादियों के पास से जो मोबाइल फ़ोन मिले, जब उनको खंगाला गया तो एक-एक करके सारे तार जुड़ने लगे। जांच की सुई अब घूम चुकी थी, दिल्ली में ही मौजूद साजिशकर्ताओं की तरफ। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। इस हमले के तार 2 साल पहले हुई एक बहुत बड़ी घटना से जाकर जुड़ते थे। याद है 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, जिसे बचाने के लिए भारत सरकार को आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। खैर, रिहा होने के ठीक 1 महीने बाद उसी मसूद अजहर ने एक नया आतंकी संगठन बनाया, जैश-ए-मोहम्मद। और 2001 का संसद हमला इसी जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। तो ये 2 अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही साजिश का हिस्सा थीं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं और एक पूरा नेटवर्क सामने आ गया। इसमें 4 नाम सबसे अहम थे। पहला, अफजल गुरु, जिसे इस पूरी साजिश का लोकल मास्टरमाइंड माना गया।
उसी ने दिल्ली में हमलावरों के रहने, हथियार जुटाने और जगह की रेकी करने में मदद की। फिर था उसका कज़न शौकत हुसैन गुरु, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर SAR गिलानी। और इन सब के ऊपर कश्मीर से पूरा ऑपरेशन चला रहा था कमांडर गाजी बाबा। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था और न्याय की मांग थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस केस का कानूनी अंजाम क्या हुआ और ये हमला अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। किसी ने बहुत सही कहा था, ये हमला एक इमारत पर नहीं बल्कि लोगों की संप्रभुता पर था। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग पर हमला नहीं था, ये हमला था भारत के लोकतंत्र की आत्मा पर, हम सबकी आवाज पर। एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिर में इस केस के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को दोषी पाया गया और 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी दे दी गई। इसी के साथ न्याय का ये चैप्टर तो बंद हुआ, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। ये हमला हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि लोकतंत्र की हिफाजत करना कितना जरूरी है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सवाल आज भी वही है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा और अपनी आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाए।